धुंध भरी रात में सुनसान सड़क पर लौटती रागिनी अचानक एक रहस्यमय चीख सुनती है और पलटते ही गायब हो जाती है। अगली सुबह पुलिस अधिकारी सुहानी अपनी बेटी आर्या के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी खबर मिलती है कि कई पुलिसकर्मियों की बेटियां लापता हो रही हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है। सुहानी केस संभालती है और सभी गायब लड़कियों की जानकारी जुटाती है। उसे पता चलता है कि हर पीड़िता किसी पुलिस अधिकारी की बेटी है। इसी बीच आर्या का फोन बंद हो जाता है, जिससे सुहानी घबरा जाती है। रहस्यमयी घटनाएं और अजीब संकेत उसे पुराने अधूरे केस की ओर इशारा करने लगते हैं। जांच के दौरान सुहानी को राधा नाम की एक ईमानदार अधिकारी की कहानी पता चलती है, जिसे भ्रष्ट नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने झूठे आरोपों में फंसा दिया था। न्याय न मिलने से उसका परिवार बिखर गया। सुहानी समझ जाती है कि ये घटनाएं बदले की भावना से जुड़ी रहस्यमयी ताकत का संकेत हैं। सुरागों का पीछा करते हुए सुहानी एक वीरान मकान तक पहुंचती है, जहां गायब लड़कियां बेहोशी में मिलती हैं। वहां उसे राधा की आत्मा दिखाई देती है, जो अन्याय का बदला लेना चाहती है। सुहानी साहस दिखाते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना समाधान नहीं है। सुहानी असली अपराधियों को सामने लाने का वादा करती है। जल्द ही भ्रष्ट नेता और दोषी अधिकारी रहस्यमयी तरीके से पकड़े जाते हैं और कानून के हवाले होते हैं। सभी लड़कियां सुरक्षित लौट आती हैं। राधा की आत्मा को शांति मिलती है, जबकि सुहानी और आर्या न्याय और साहस की नई मिसाल बनते हैं। मामला खत्म होने के बाद भी सुहानी को अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। रात को फाइलें अपने आप खुल जाती हैं और राधा की पुरानी तस्वीर बार-बार सामने आ जाती है। तभी एक नए शहर से लड़कियों के गायब होने की खबर आती है, जिससे सुहानी को शक होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुहानी नई घटनाओं की जांच शुरू करती है और पाती है कि गायब हुई लड़कियों के परिवार किसी पुराने गुप्त केस से जुड़े हैं। जांच में एक रहस्यमयी डायरी मिलती है, जिसमें कई अनसुलझे अपराधों का जिक्र होता है। डायरी में लिखा होता है कि सच्चाई दबाई गई तो न्याय खुद रास्ता ढूंढेगा। सुहानी डायरी के सुरागों के आधार पर एक बंद पड़े थाने तक पहुंचती है। वहां पुराने रिकॉर्ड और गवाहों के बयान मिलते हैं। उसे समझ आता है कि कई अधिकारियों ने मिलकर निर्दोष लोगों को फंसाया था। सुहानी फैसला करती है कि इस बार कोई सच छिपने नहीं देगी। जांच के दौरान सुहानी पर दबाव और धमकियां बढ़ने लगती हैं। आर्या भी अपनी मां की मदद करने का फैसला करती है और पुराने दस्तावेज खंगालती है। दोनों को पता चलता है कि कुछ प्रभावशाली लोग अभी भी इस रहस्य से जुड़े हैं और वे किसी भी कीमत पर सच सामने नहीं आने देना चाहते। सुहानी सबूत इकट्ठा कर दोषियों को बेनकाब करने की योजना बनाती है। अचानक उसे एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास की है। जैसे ही वो कार्रवाई करने निकलती है, एक नया संदेश आता है। अंत अभी बाकी है और रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर आधी रात स्टेशन से शादी की आवाज आए तो समझो कोई लौट कर नहीं आएगा। बुजुर्ग की चेतावनी पूरे गांव में गूंज रही थी। चित्तौड़पुर स्टेशन 70 वर्षों से बंद था, फिर भी अमावस्या पर रहस्यमय नगाड़े सुनाई देते थे। इस बार गांव ने सामना करने की ठानी, मगर डर। मंगल और प्रताप नाम के 2 युवक सच्चाई जानने को बेचैन थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बारात कुमारी लड़कियों को ले जाती है और विरोध करने वाले भी गायब हो जाते हैं।
चेतावनी के बावजूद दोनों ने पेड़ों के पीछे छिपकर इस रहस्य को देखने की खतरनाक योजना बनाई। उसी रात शहर से पढ़ी लिखी प्रिया अपने भाई के घर आई थी। वो इन कथाओं को अंधविश्वास मानती रही। आधी रात होते ही गांव में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई और बंद स्टेशन की दिशा से नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। प्रिया के परिवार के दरवाजे के सामने परछाइयां, धुएं और धुंध के बीच विचित्र बारात प्रकट हुई। रहस्यमय दूल्हा घर के भीतर पहुंचा और प्रिया को अपने साथ चलने का आदेश दिया। परिवार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य शक्ति ने सबको असहाय कर दिया। देखते ही देखते बारात प्रिया को लेकर पुराने स्टेशन की ओर बढ़। स्टेशन पर धुएं से घिरी एक रहस्यमयी ट्रेन खड़ी थी। बाराती प्रिया को उसमें बैठाकर गायब हो गए। अगले दिन गांव में सिर्फ सन्नाटा बचा, मगर मंगल और प्रताप ने दूर से कुछ अलग देखा था। ट्रेन की खिड़की से प्रिया मदद का संकेत दे रही थी, जैसे कहानी अभी खत्म। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। आधी रात शहर जागता हुआ भी सोया था। 9वें फ्लोर पर एक दफ्तर की रोशनी जल रही थी। रवि और अमन थकी आंखों से स्क्रीन देखते, डेडलाइन, बिल्स और खामोश सपनों की बातें करते रहे। हवा ठंडी थी, समय रुक सा गया, मानो ब्रेक में बालकनी खुली, नीचे शहर दूर लगा। सामने की इमारत में एक औरत बेचैन टहलती दिखी, फोन पर बहस करती। उसकी आवाज में डर और थकान थी। बातें टूटती जुड़ती रहीं। वादे, जिम्मेदारियां और अकेलेपन का बोझ हवा में तैरता रहा। रात गहरी थी, फैसले भारी लग रहे थे। अचानक एक तेज चीख गूंजी। दोनों सिहर गए। बालकनी खाली लगी, बस गिरी हुई चीजें और सन्नाटा। अमन और रवि उलझे रहे, मदद करे या दूर रहें। डर, जिम्मेदारी और शहर की बेरुखी ने उन्हें कुछ पल के लिए जकड़ लिया। हवा भारी थी, कदम आगे बढ़ने से हिचक रहे थे। आखिर वे नीचे पहुंचे, पर कुछ भी नहीं मिला। न शोर, न भीड़, न जवाब। तभी एक गार्ड सामने आया। उसने शांति से सुना, जैसे सब पहले से जानता हो। उसकी आंखों में थकान और आदत की सख्ती थी। रातें यहाँ कहानियाँ दोहराती रहती हैं, उसने धीमे कहा, बस सच। गार्ड ने बताया, वर्षों पहले एक त्रासदी हुई थी। वही आवाजें, वही समय। तब भी किसी ने साथ नहीं दिया। कुछ घटनाएं जगहों में दर्ज हो जाती हैं। वे लोगों को नहीं, रातों को याद रहती हैं और कभी-कभी दिख भी जाती हैं। संयोग समझो चेतावनी, फैसला सुनने वाले पर। अगली सुबह दफ्तर में सन्नाटा था। रवि नहीं आया, अमन भी नहीं। कहते हैं रवि आज भी रातों से डरता है। अमन ने शहर बदल लिया। कुछ सच मिलते ही भारी हो जाते हैं और उनसे भागना आसान नहीं रहता। यादें पीछा करती हैं, नींद टूटती रहती है, लगातार, अक्सर। हर कहानी डराने के लिए नहीं होती, कुछ चेतावनी होती है। अगर आपने भी कोई अजीब अनुभव सुना या देखा हो, लिखें। हम पहचान बदलकर साझा करेंगे। तब तक रात को ध्यान से देखें। शहर बहुत कुछ याद रखता है। खामोशी में सवाल, रोशनी में जवाब देर से मिलते। कभी-कभी पूर्णिमा की रात थी। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से तेलगांव के जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक अजय ने बाइक रोकने को कहा। हम तीनों अलग-अलग दिशा में चले गए। जब मैं और सुरेश लौटे, अजय वहां नहीं था। तभी जंगल से उसकी दर्द भरी चीख गूंजी।
अजय की आवाज सुनकर हम घबरा गए। जमीन पर खून और घसीटने के निशान दिखे। हम उनका पीछा करते हुए जंगल के अंदर बढ़े। दूर एक काली साड़ी वाली आकृति अजय को घसीटती दिखी। पल भर में वो गायब हो गई। निशान हमें जंगल के बीच बनी एक पुरानी उजड़ी कोठी तक ले आए। कोठी के अंदर अजीब सन्नाटा था। चमगादड़ उड़ पड़े। ऊपर से अजय की चीख आई और फिर खामोशी छा गई। दूसरे माले पर पहुंचते ही दिल दहल गया। अजय की बिना सिर वाली लाश लटक रही थी। तभी एक कमरे से उसकी आवाज आई। हम डरते डरते उस ओर बढ़े। कमरे में एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ हमारी ओर थी। उसने पलट कर देखा। उसका सिर नहीं था। उसके हाथ में अजय का कटा सिर था जो बोल रहा था। डर से हमारे पैरों ने साथ छोड़ दिया। तभी वो औरत बोली, मुझे मेरा सिर ला दो वरना तुम्हारा ले लूंगी। हम भागे, लेकिन सुरेश अजीब तरह से कोठी की ओर लौटने लगा। वो जैसे किसी के वश में था। अंदर जाकर उसने खुद ही अपनी गर्दन काट ली। मैं अकेला रह गया। वही औरत सामने आई और अपने साथ हुई पुरानी घटना सुनाई, कैसे उसकी हत्या हुई और उसका सिर तालाब में फेंका गया। मैं कोठी के पीछे तालाब तक गया। घंटों की तलाश के बाद कीचड़ में दबा उसका कंकाल सा सिर मिला। मैंने उसे उसके शरीर के साथ जला दिया। आग की लपटों में उसकी आत्मा मुक्त हो गई। मैं उस जंगल से भाग आया। आज भी उस रास्ते का नाम सुनकर रूह कांप जाती है। आत्मा की मुक्ति के बाद मुझे लगा सब खत्म हो गया है। मैं जंगल से निकल आया, लेकिन रास्ते में बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। हवा अजीब सी भारी थी, जैसे कोई अभी भी मुझे देख रहा हो। बाइक स्टार्ट करते वक्त मुझे लगा किसी ने कान के पास फुसफुसाकर मेरा नाम लिया। शहर पहुंचने के बाद भी चैन नहीं मिला। रात को सपनों में वही कोठी दिखती, कभी काली साड़ी, कभी सिर रहित साया। आईने में अपना चेहरा देखते वक्त पल भर को वो औरत नजर आती। मुझे समझ आ गया, कुछ आत्माएं जलने के बाद भी यादों में जिंदा रहती हैं। मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई। लोग मजाक समझते, लेकिन हर पूर्णिमा की रात मेरे कानों में वही आवाज गूंजती, मुझे मेरा सिर ला दो। मैं जानता था कि ये डर नहीं, एक चेतावनी थी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान जाए तो लौट तो आता है, लेकिन आज भी अगर कोई तेल गांव के जंगल जाने की बात करता है, मैं उसे रोक देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वो कोठी अभी भी वहां खड़ी है। शायद खाली, शायद नहीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अगला शिकार ढूंढती हैं। अगर तुम उस जंगल जाओ, पीछे मुड़कर जरूर देखना। पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था कि अचानक फोन बज उठा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, वो फिर गायब हो गया है, लिफ्ट में। हवलदार ने बात लिखते ही इंस्पेक्टर को दिखाई। कागज देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वही इमारत, वही तारीख। गाड़ी निकालने का आदेश हुआ। किसी अनकही आशंका ने पूरे थाने को जकड़ लिया। शहर की सबसे ऊंची इमारत बाहर से चमकती थी, पर भीतर रहस्य छुपा था। सीसीटीवी में दिखा, एक कर्मचारी लिफ्ट में घुसा, बटन दबाया और फिर कभी नहीं दिखा। न किसी मंजिल पर उतरा, न बाहर निकला। हैरानी की बात यह थी कि रिकॉर्ड में 13वीं मंजिल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर भी हादसे वहीं से जुड़े थे। कुछ महीनों बाद राहुल को उसी इमारत में नौकरी मिली। सब सामान्य था, जब तक एक रात लिफ्ट अचानक एक अनजान फ्लोर पर नहीं रुकी। बाहर अधूरी रोशनी, अजीब मजदूर और डरावनी बातें। कब्रिस्तान, मौत और शुक्रवार 13।
अगले दिन राहुल ने देखा कि बटन पैनल में 13 नंबर था ही नहीं। डर अब उसके भीतर बस चुका था। एक रात लिफ्ट फिर रुकी, इस बार 13B पर। राहुल भागकर सीढ़ियों से उतरा, मगर हर बार वही मंजिल। घड़ी की सुइयां जमी हुई थीं। अंधेरे में कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी लिफ्ट आई और भीतर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, अखबार में छपा लापता आदमी। उसकी आंखों में अजीब हंसी थी। आज बहुत देर हो चुकी है। राहुल किसी तरह बच गया, लेकिन पुलिस समझ चुकी थी खतरा असली है। इंस्पेक्टर ने तय तारीख से पहले पूरी इमारत खाली करवाई। अगले दिन आग ने पूरी बिल्डिंग को निगल लिया, मगर एक भी जान नहीं गई। सायरन की आवाज में इंस्पेक्टर ने सोचा, अगर उस रहस्यमयी 13वीं मंजिल को न रोका जाता तो शहर एक और भयानक कहानी झेलता। बारिश वाली रात थी जब पत्रकार कबीर को एक काले रंग की पेन ड्राइव मिली। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, EPSTIN फाइल्स। भेजने वाले का कोई पता नहीं। जैसे ही उसने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई, स्क्रीन अपने आप लॉक हो गई। एक फाइल खुली, पुरानी फ्लाइट्स, द्वीपों के नाम और लाल रंग की चेतावनियां। आखिरी लाइन पढ़कर कबीर की सांस रुक गई। अगर पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह कबीर उस फाइल में लिखे द्वीप पर पहुंचा। जगह सुनसान थी, मानो समय रुक गया हो। एक टूटी इमारत के अंदर उसे CCTV मॉनिटर मिले, जो अब भी चालू थे। स्क्रीन पर खाली कमरे दिख रहे थे, लेकिन हर फ्रेम में एक परछाई हिलती नजर आ रही थी। अचानक स्पीकर से आवाज आई, फाइलें झूठ नहीं बोलती। कबीर समझ गया कोई उसे देख रहा है। इमारत के नीचे एक गुप्त तहखाना था। दीवारों पर तारीखें और नाम खुदे थे, जैसे किसी ने गिनती की हो। एक फाइल फोल्डर जमीन पर पड़ा था, एप्स्टीन फाइल्स रिस्ट्रिक्टेड। जैसे ही कबीर ने उसे उठाया, दरवाजा बंद हो गया, लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, सच बाहर गया तो हम सब जाग जाएंगे। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी में कबीर ने देखा, कमरे में सिर्फ वो अकेला नहीं था। दीवारों पर परछाइयां थीं, जिनका कोई शरीर नहीं था। हर परछाई एक फाइल की रखवाली कर रही थी। एक आवाज़ गूंजी, ये रहस्य दबाए नहीं गए, इन्हें कैद किया गया है। अचानक फाइलें हवा में खुलने लगी। पन्नों पर लिखे शब्द खून जैसे लाल हो गए। कबीर पीछे हट गया। तहखाने से निकलते ही कबीर को एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। उसका फोन काम नहीं कर रहा था। आसमान लाल सा लग रहा था। लैपटॉप अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, अपलोड इन प्रोग्रेस। जैसे जैसे फाइलें अपलोड हो रही थीं, परछाइयां दर्द से चीखने लगीं। कबीर समझ गया, सच बाहर आ रहा है और कोई उसे रोकना चाहता है। हेलीकॉप्टर की आवाज आई। काले कपड़ों में लोग उतरे, चेहरों पर नकाब। उनके हाथों में वही चिन्ह था जो फाइल पर था। एक आदमी बोला, एप्स्टीन फाइल्स कभी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। तभी जमीन कांपने लगी। तहखाने से काली रोशनी निकली। परछाइयां अब इंसानी शक्ल लेने लगी। सच को दबाने वालों का समय खत्म हो रहा था। कबीर ने आखिरी फाइल खोली। उसमें लिखा था, ये सिर्फ दस्तावेज नहीं, कैद आत्माएं हैं। जैसे ही अपलोड पूरा हुआ, रोशनी तेज हो गई। नकाबपोश लोग गायब हो गए। द्वीप पर सन्नाटा छा गया। लैपटॉप स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, अब सच तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीर जानता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद खबरों में द्वीप के गायब होने की चर्चा थी। कबीर लापता था, लेकिन इंटरनेट पर एक नई साइट उभरी, एप्स्टीन फाइल्स। जो भी उसे खोलता वही फुसफुसाहट सुनता। सच देख लिया, अब भूल नहीं पाओगे। कहा जाता है रात में स्क्रीन के पीछे परछाइयां हिलती हैं, क्योंकि कुछ फाइलें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे पीछा करती हैं। आर्यन को एक ऑनलाइन चैलेंज के बारे में पता चला। शहर से दूर खड़े एक परित्यक्त महल में पूरी रात बिताने का।
लोग उसे अंधेरा भवन कहते थे। अफवाह थी कि जो भी वहां गया कुछ महीनों में रहस्यमय मौत का शिकार हुआ। आसपास के घर सूने पड़े थे। कहते हैं रात होते ही काले कपड़ों में ढका साया दीवारों के बीच घूमता और भयानक चीख सुनाई देती। इस डर का फायदा एक कारोबारी ने उठाया। उसने जगह खरीदकर टिकट सिस्टम शुरू कर दिया। दिन में लोग रोमांच के लिए आते। आर्यन ने 10,000 जमा कर चुनौती स्वीकार की। इनाम की रकम गुप्त थी। तय हुआ कि 14 फरवरी की रात 9 से सुबह 5 बजे तक टिकना होगा। वो अपने भाई और दोस्त के साथ पहुंचा, मन में उत्साह और हल्की घबराहट लिए। महल बाहर से जर्जर और काला दिखता था। दीवारों पर जड़ें उगाई थीं। गेट पर चेतावनी लिखी थी, अपने जोखिम पर प्रवेश करें। अंदर सन्नाटा था। एक बूढ़े चौकीदार ने उन्हें रोका, बोला यहाँ की आवाजें इंसान को तोड़ देती हैं। पर तीनों ने उसकी बात अनसुनी की। उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर किए और रात के लिए भीतर कदम रख दिया। अंदर एक बड़ा आंगन था, बीच में पुराना पीपल का पेड़। कमरों में धूल जमी थी। ऊपर एक कमरा उन्हें सुरक्षित लगा, वहीं रुकने का निश्चय किया। ठीक 9 बजे के बाद नीचे से चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई झूला हिल रहा हो। फिर अचानक खिड़की के बाहर काला साया दिखा। उसकी तेज चीख ने तीनों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। डर के बावजूद उन्होंने तय किया कि कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आवाजें पास आती रहीं, दरवाजा हिलता रहा, घड़ी की सुइयां धीरे चलती लगी। अचानक सब शांत हो गया। सुबह की हल्की लालिमा दिखी तो उन्होंने दरवाजा खोला। आंगन खाली था, पर जमीन पर काले निशान बने थे। वे समझ गए, कुछ रहस्य चुनौती से बड़े होते हैं। वो एक सुनसान औद्योगिक इलाका था। समुद्र के किनारे बसी विशाल केमिकल यूनिट, जिसके चारों ओर कई सालों से कोई नहीं आता था। उस रात अचानक फैक्ट्री के भीतर से अजीब गड़गड़ाहट गूंजी। कुछ ही पलों बाद तेज धमाके की आवाज आई और आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। उसी वक्त फैक्ट्री के गेट से एक कार पूरी रफ्तार में बाहर निकली। कार चला रही थी 23 वर्षीय नीलिमा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और आंखों में साफ झलक रहा था कि वो किसी भयानक सच्चाई से भाग रही है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पैर एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से दबे थे। भागते हुए उसने अपने भाई अर्जुन को फोन मिलाया। भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ सब झूठ है, ये लोग। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कॉल अचानक कट गई। अगले ही पल सड़क के बीच एक काली परछाई उभरी। नीलिमा ने ब्रेक लगाया, कार बेकाबू हुई और जोरदार टक्कर के साथ विस्फोट हो गया। आग और धुएं ने सब कुछ निगल लिया। उस घटना के बाद से सारंगपुर नाम का औद्योगिक शहर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने इसे टॉक्सिक जोन घोषित कर दिया। लोग कहते थे, वो शहर एक ही रात में मर गया। 5 साल बीत चुके थे। दिल्ली में रहने वाला अर्जुन आज भी अपनी बहन नीलिमा को भूल नहीं पाया था। ऑफिस से लौटकर रोज उसकी तस्वीर के सामने कुछ पल खड़ा रहना उसकी आदत बन चुकी थी। उस रात फिर वही सपना आया। अर्जुन खुद को एक अंधेरी फैक्ट्री में खड़ा देखता है। हवा में जहरीली बदबू, दीवारों से टपकता केमिकल और हर ओर सन्नाटा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, भैया मुझे यहाँ से निकाल लो। अर्जुन मुड़ता है, सामने नीलिमा खड़ी होती है, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ है, आंखें अजीब चमक से भरी हुई। हम फंसे हुए हैं, हमें मुक्त करो। अर्जुन घबराकर जाग जाता है, पसीने से भीगा हुआ। ये सपना उसे पिछले कई सालों से लगातार आ रहा था। अगली सुबह उसकी दोस्त मीरा और राहुल उससे मिलने आते हैं। मीरा बताती है कि उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दावा किया गया था कि सारंगपुर में इंसानों पर गुप्त केमिकल प्रयोग किए गए थे।
वीडियो कुछ घंटों में ही इंटरनेट से हटा दिया गया। अर्जुन को समझ आ गया, ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि मदद की पुकार थी और सच जानने का वक्त अब आ चुका था। तीनों चोरी छिपे सारंगपुर पहुंचते हैं। पूरा शहर वीरान था। खुले घर, सड़ा हुआ खाना और हर तरफ मौत की खामोशी। तभी अंधेरे से अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। टूटे फूटे शरीरों जैसी आकृतियां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। भागते हुए वे एक जली हुई फैक्ट्री में छिपते हैं। वहीं अर्जुन की मुलाकात नीलिमा से होती है। वो बताती है कि फैक्ट्री में इंसानों को जहरीले प्रयोगों से बदला गया था। वे पूरी तरह मरे नहीं थे और पूरी तरह जिंदा भी नहीं। नीलिमा अब भी अपनी इंसानियत बचाए हुए थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो अर्जुन को बेसमेंट में छिपे एक गैस कैप्सूल के बारे में बताती है, जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अर्जुन अकेले नीचे जाता है। वहां प्रयोग का मास्टरमाइंड मौजूद होता है। संघर्ष होता है, लेकिन अर्जुन किसी तरह कैप्सूल लेकर बाहर निकल आता है। अपने दोस्तों को खोने के दर्द के साथ वो कैप्सूल तोड़ देता है। तेज धमाका होता है, जहरीली गैस फैलती है और सारंगपुर हमेशा के लिए राख बन जाता है। पीछे मुड़कर देखे बिना अर्जुन वहां से चला जाता है। कुछ सच आग में ही दफन होना बेहतर होते हैं। कहा जाता है कि कुछ जगह ही केवल जमीन नहीं होती, वहां किसी शक्ति का वास होता है। गांव वाले उसे डाकिनी कहते थे। उनका मानना था कि अगर उसका स्थान छीना गया तो वो बदला जरूर लेती है। शहर में रहने वाला राठौड़ परिवार वर्षों बाद अपने गांव लौटा। पुरानी हवेली, सन्नाटा और एक अजीब बेचैनी, मानो हवेली उन्हें देख रही हो। दरवाजा खोलते ही एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। हवेली की हालत देखकर परिवार ने मरम्मत का फैसला किया। पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के ठेकेदार ने हाथ जोड़कर मना किया। वो पेड़ डाकिनी का स्थान था, लेकिन मनोहर ने बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। दूसरे गांव से मजदूर बुलाकर पेड़ कटवा दिया गया। पेड़ गिरते ही अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे गांव की हवा भी थम गई हो। उसी रात गांव की बिजली चली गई। गर्मी और अंधेरे से परेशान होकर परिवार छत पर सो गया। रात के सन्नाटे में जतिन की नींद पायल जैसी आवाज से टूटी। उसने देखा छत के कोने पर एक औरत परछाई बनकर घूम रही थी। पल भर में वो पास आ गई। जतिन चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पाया। सुबह होते ही चीखों से हवेली गूंज उठी। जतिन की हालत देख सभी सन्न रह गए। गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, ये उसी पेड़ का परिणाम है। डाकिनी का प्रकोप शुरू हो चुका था। डर के मारे राठौड़ परिवार उसी दिन शहर लौट गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो शक्ति उनके साथ लौट चुकी है। शहर पहुंचकर भी मनोहर को चैन नहीं मिला। रास्ते में उसे बार बार जलता हुआ चेहरा दिखाई देता रहा। घर में रात को अजीब आवाजें आने लगीं। मनोहर अपराध बोध से टूट चुका था। उसी रात खिड़की पर दस्तक हुई। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो घर का माहौल हमेशा के लिए बदल चुका था। अब घर में सिर्फ माँ राधा और बेटी साधना बची थी। डर और सदमे में दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास गईं। बाबा ने घर को सुरक्षित करने के लिए विशेष उपाय किए और चेतावनी दी, रात में किसी भी हालत में बाहर मत जाना। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन अमावस्या की रात आने वाली थी। अमावस्या की रात थी, घना अंधेरा था। राधा ने साधना की आवाज सुनी जो बालकनी से आती लग रही थी। घबराकर वो बाहर चली गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ ये एक छल था। वो पलटकर भागी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। साधना की नींद माँ की चीख से टूटी। उसने देखा उसकी माँ नीचे पड़ी थी।
डर और घबराहट में वो भी बाहर दौड़ी। पीछे से किसी की आहट आई, एक ठंडी हंसी गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। घर जो कभी परिवार से भरा था, अब सिर्फ सन्नाटे का घर बन चुका था। गांव वालों ने सुना कि राठौड़ परिवार अब नहीं रहा। हवेली बंद कर दी गई। लोग कहते हैं जिस रात पीपल का पेड़ कटा था, उसी रात डाकिनी ने अपना बदला तय कर लिया था। अब उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता, खासकर अमावस्या की रात। डर आज भी हवा में तैरता है। कहते हैं हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ चेतावनी भी होती हैं। जो शक्तियाँ प्रकृति से जुड़ी होती हैं, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अंधविश्वास और विश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। राठौड़ परिवार की कहानी यही सिखाती है, हर पुरानी बात झूठ नहीं होती, कुछ सच बहुत खतरनाक होते हैं। कर्म कभी सवाल नहीं करता, न जवाब देता है, वो बस समय चुनता है। उसी समय की एक रात नदी से दूर शमशान में बुझती आग के पास एक अघोरी साधु बैठा था। राख से सना शरीर, बंद आंखें और होठों पर मंत्र। हवा स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। साधु हर मंत्र के साथ आग में राख डाल रहा था। अचानक लपटें कांपने लगीं, फिर बिना कारण आग शांत हो गई। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। साधु ने आंखें खोली तो राख के बीच एक स्त्री की धुंधली आकृति उभर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अधिकार था। पहले साधु को लगा साधना सफल हुई है, लेकिन पल भर में उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसके गले की माला टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। शरीर में अजीब सी ठंड उतर आई। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं। साधु लड़खड़ाया और अंधेरे में गिर पड़ा। जब होश आया तो सूरज निकल चुका था। चिता पूरी तरह बुझ चुकी थी। साधु ने चारों ओर देखा, लेकिन वो आकृति कहीं नहीं थी। मंत्र जपने की कोशिश की, पर आवाज साथ नहीं दे रही थी। पहली बार उसे अपनी शक्ति पर शक हुआ। वो चुपचाप शमशान छोड़कर लौट पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसे भीड़ मिली। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ टूटा पड़ा था। मूर्तियां खंडित थीं, ग्रंथ बिखले थे। गांव वालों के घर सुरक्षित थे, नुकसान सिर्फ आश्रम का हुआ था। ये संयोग नहीं था। साधु समझ गया कि किसी ने उसकी साधना को चुनौती दी है। भीड़ के जाने के बाद साधु अकेला बैठा रहा। उसने फिर से हवन किया, लेकिन जैसे ही राख अग्नि में डाली, आग बुझ गई। तभी उसे जंगल से बच्ची की हंसी सुनाई दी। सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। पूछने पर वो बिना बोले जंगल की ओर भाग गई। साधु उसके पीछे गया, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। तभी चारों ओर से उसका नाम गूंजने लगा। आवाजें टकराकर लौट रही थीं। डर से उसने कान ढक लिए और भागता हुआ शमशान की ओर पहुंचा। वहां एक तख्ती पर हाल के अंतिम संस्कार के नाम लिखे थे। नाम पढ़ते ही साधु ठिठक गया। जिस देह पर उसने क्रिया की थी, वो एक किन्नर थी, नाम अपराजिता। उसके मन में सवाल उठा, फिर वो बच्ची कौन थी? ये सोच उसके मन को बेचैन कर गई। वो बिना पीछे देखे लौट आया, लेकिन रहस्य उसके साथ चल रहा था। रात को मंत्र याद नहीं आ रहे थे, शब्द जैसे मिट चुके थे। तभी गांव से उसका शिष्य आया और बहन की खुशी का न्योता दिया। साधु ने हामी भर दी। शायद लोगों के बीच रहने से डर कम हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि सच अब सामने आने वाला था। समारोह में एक छोटी लड़की गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर साधु सिहर उठा। वही हंसी, वही एहसास।
तालियों के बीच उसे अलग सी ताली सुनाई दी। पलटकर देखा तो पास खड़ी एक आत्मा धीरे धीरे ताली बजा रही थी। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। डर साधु के भीतर गहराने लगा। वो वहां से निकल पड़ा और जंगल की ओर भागा। तभी उसके सामने बीते दृश्य खुलने लगे। एक किन्नर बच्ची जिसे प्रेम से पाला गया था, जो लोगों को समानता और विश्वास का पाठ पढ़ाती थी। उसका नाम था अश्विनी। अश्विनी की बातों से कुछ साधु नाराज थे। उन्होंने उसे डर का नाम दिया, गांव वालों को भड़काया। एक रात उसे जंगल ले जाया गया। उसकी पुकार अनसुनी रह गई। उस अन्याय की गूंज आज भी हवा में थी और वही गूंज अब लौट आई थी। अश्विनी की मृत्यु के बाद अपराजिता ने श्राप दिया था। उसने कहा था, अन्याय की कीमत चुकानी होगी। साधु अब समझ चुका था कि आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घटनाएं अपने रास्ते पर चल चुकी थीं। गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। साधु दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। वो भागना चाहता था, लेकिन रास्ता बंद था। सामने वही आत्मा खड़ी थी, शांत लेकिन अडिग। साधु घुटनों पर गिर गया। उसने गलती मानी, प्रायश्चित मांगा। आत्मा की आंखों में संतोष झलका। उसने साधु को उसी स्थान की ओर ले जाना शुरू किया जहां कभी अन्याय हुआ था। ये अंत नहीं, हिसाब का क्षण था। शमशान के पास सब कुछ स्थिर था। कोई शोर नहीं, कोई हवा नहीं। साधु की पहचान की चीजें एक एक कर गिरती रहीं। वो अब सिर्फ एक इंसान था, बिना आडंबर के। सामने खड़े किन्नर गवाह थे, किसी बदले के नहीं, सच्चाई के।